नमस्ते, मेरा नाम नवीन मिश्रा है और लापता पापा के पहले एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस कहानी में वो दर्द है, वो जख्म है, वो धोखा है, वो प्रेम है और वो दूरियां हैं जिसको मैं कंबाइन करके आपके लिए लाया। इस कहानी में वो किरदार हैं जिन्होंने न जाने कितने संघर्षों के बाद भी अपने आप को खड़ा किया है। दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी सीख भी है और एक जिम्मेदारी भी है। जिम्मेदारी उन लोगों के लिए है जो अपनी जिम्मेदारियों से भागकर खड़े हो जाते हैं और अपना घर परिवार छोड़कर एक नया जीवन के तलाश में चले जाते हैं। सीख उनके लिए भी है जो नया नया दाम्पत्य जीवन में आए। सीख ऐसे लोग के लिए भी है जो दाम्पत्य जीवन में आना चाहते हैं लेकिन बहुत ही उहापोह की स्थिति में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिहार के एक ऐसे ग्रामीण क्षेत्र का जिस ग्रामीण क्षेत्र में एक किसान परिवार के 5 में से दूसरे नंबर के बेटा श्री नवल किशोर मिश्रा। एक किसान ब्राह्मण परिवार में नवल किशोर का जन्म हुआ और लगभग 12 से 13 वर्ष के उम्र में उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई। नवल किशोर बहुत ही चंचल नहीं और बहुत ही शांत नहीं, एक मध्यम स्वभाव के व्यक्ति थे और कला के क्षेत्र में उनका बहुत ही रुचि रहा। आजकल लोग नोमैडिक जीवन जीते हैं, आजकल लोग ब्लॉगिंग करते हैं, ट्रैवल ब्लॉग और बहुत सारी चीजें। बिहार के उस गांव के उस व्यक्ति में वो एक ललक थी कि अपने यात्रा का वृतांत जो है अपने डायरी में लिखे। उसके डायरी को पढ़कर यह समझ में आता है कि लगभग उस समय के 26 के 26 स्टेट्स में वो घूमकर वहाँ के महत्वपूर्ण स्थलों को देखता था और सरिता नाम का एक पुस्तक आता था जिसमें पर्यटन विभाग एवं पर्यटन के क्षेत्र के दिग्गज उसको संपादित करवाते थे एवं उस किताब में उसका वर्णन होता था कि किस राज्य में कौन सा रमणीय स्थल है। मैं बात करता हूँ नवल किशोर मिश्रा का, जो कि उर्मिला देवी एवं इंद्रजीत मिश्रा के पुत्र हुए एवं दूसरे नंबर के पुत्र। जीवन काफी अच्छा नहीं रहा, लेकिन जब वैवाहिक स्थिति की बात आई तो गांव वालों एवं समाज के दबाव में यह बात सामने आती थी कि इसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसका विवाह नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद भी उनके परिवार वालों ने यह जिम्मेदारी ली कि संपत्ति है, जमीन जायदाद है तो कोई भी गरीब अपनी बेटी दे ही देगा। और यही बात हुआ मेरी माँ के साथ, क्योंकि मेरे माँ के जो मायका वाले थे बहुत ही निम्न परिवार से आते थे। उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये रहा कि मेरे माँ के विवाह में दहेज के नाम पे शून्य आदान प्रदान हुआ। उस शून्यता के वजह से उनके जीवन में उथल पुथल की स्थिति बनी। एक ऐसे व्यक्ति से विवाह हुआ जिसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं था, एक ऐसे परिवार में विवाह हुआ जहाँ पे दहेज उत्पीड़न का मामला हमेशा बना। मेरी माँ का जीवन बचपन जो था, मेरी माँ का बचपन का समय बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं लेकिन एक सीमित संसाधनों के पश्चात भी एक हंसी खुशी से खेलता परिवार था। लेकिन वैवाहिक स्थिति में आने के बाद जो दुख, जो त्याग, जो पीड़ा, जो शारीरिक प्रताड़ना, मानसिक प्रताड़ना एवं सामाजिक प्रताड़ना मिला, उस प्रताड़ना के बावजूद उन्होंने लड़ा और लड़कर मुझे खड़ा किया। मैं इसलिए वीडियो बनाना चाहता हूँ कि लोग शिकायत करने पहुंचते हैं तो शिकायतों का ढेर होता है, जो लड़ने वाले होते हैं वो लड़कर अपनी कहानी खुद लिखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस फाइटर लेडी का जिसका नाम है सरिता देवी और वो हमारी माता जी है। मात्र 13 वर्ष के उम्र में विवाह होता है और वैवाहिक स्थिति उपरांत उनका जो जीवन है काफी संघर्षपूर्ण। दहेज ना लेने देने के वजह से उस परिवार में जितना क्लेश हुआ, जितना उनको प्रताड़ना मिला, जितना उनको प्रताड़ित किया गया, अगर आज के स्थिति में इस प्रकार से हो
तो न जाने सैकड़ों केसेस लॉन्च हो जाएंगे, सैकड़ों FIR दर्ज हो जाएगा, सैकड़ों वीडियो बन जाएगा। इस लड़ाई में मैं इसलिए शामिल हुआ कि मुझे ये नहीं था कि मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी चीजें करनी थी, मुझे अपने हिस्से का लड़ाई नहीं लड़ना था, मुझे मेरे माँ के हिस्से का लड़ाई लड़ना है। जीवन के हर एक क्षेत्र में उन्होंने जो किया वो किया ही, लेकिन उस पागल व्यक्ति से विवाह करने के बावजूद जिस प्रताड़ना को वो झेल रही थी, उस पीड़ा का अंत होना चाहिए। आप लोग कमेंट में बताएं कि इंसान क्या करे। उस महिला का विवाह होने के पश्चात किसान परिवार में उनको नौकर बना दिया जाता है और नौकर से बदतर वसूल किया जाता है, नौकर से बदतर स्थिति में रहती है, क्योंकि वह गरीब परिवार की स्त्री थी, क्योंकि वह गरीब परिवार की बेटी थी। यही बात कहकर उनकी सासू माँ सुबह शाम प्रताड़ना देती थी। उनकी छोटी जो देवरानी थी उनसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। क्या तो वो इस घर में नौकर बन के आई। अब आपको निर्धारित करना था कि आप उस वैवाहिक जीवन में रहेंगी कि नहीं रहेंगी, लेकिन अपने पिता का स्थिति को देखते हुए उन्होंने रहने का फैसला किया। और जब उन्होंने रहने का फैसला किया तो उनके साथ न जाने जानवरों जैसे व्यवहार हुए। इस कहानी में अगर आपको लगता है कि इस कहानी को मुझे कंटिन्यू करना चाहिए, आप मुझे कमेंट में बताइए। इस कहानी को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे और आपको पीड़ा महसूस होता है तो भी आप लाइक कीजिए, मोटिवेशन दीजिए कि हाँ मुझे इस कहानी को आगे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और अपनी माँ के हिस्से का लड़ाई लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना। सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर समय देना है और आप लोगों के माध्यम से ही उस समय को मैं यूटिलाइज कर पाऊंगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसको शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद। मिलते हैं कहानी के अगले अध्याय में कि कैसे उनका वैवाहिक जीवन आगे गुजरा।